नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे संकट की गहराई में जाएंगे जो बहुत तेजी से हमारी डिजिटल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। तो बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर पे गौर करें। 2000 करोड़ रुपए। सुनने में किसी बड़ी कंपनी का बजट लगता है ना, लेकिन असल में ये वो भारी भरकम रकम है जो आम भारतीय नागरिकों ने सिर्फ 2025 में साइबर फ्रॉड के चलते गंवा दी है। ये कोई इक्का दुक्का चोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़े वेल प्लान्ड फ्रॉड का नतीजा है। और सबसे डरावनी बात क्या है वो ये कि इंसानी स्कैमर्स वाला वो पुराना दौर अब खत्म हो रहा है। उनकी जगह अब पूरी तरह से ऑटोनॉमस एआई हैकर्स ले रहे हैं। मतलब ऐसे एआई एजेंट्स जो बिना किसी इंसान की मदद के बस चंद सेकंड्स में पूरे के पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं। तो आज हम इस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे, मौजूदा साइबर फ्रॉड की महामारी से लेकर एआई के इन नए अनजाने खतरों तक, ग्लोबल लेवल पर चल रही एक नई हथियारों की होड़, भारत की अपनी कमजोरियां और सबसे जरूरी वो तरीके जिनसे सरकारें और आम लोग खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, इस नए एडवांस्ड एआई के गेम में आने से पहले ही आज की तारीख में हमारा साइबर लैंडस्केप कैसा दिखता है, पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। आजकल सबसे बड़ा खतरा जो सामने आ रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। स्कैमर्स ने एक बहुत ही चालाक तरीका निकाल लिया है। लोगों के मन में पुलिस और कानून का जो डर होता है उसे ही अपना हथियार बना लिया है। कानूनी जानकारी ना होने का फायदा उठाकर फर्जी ऑनलाइन इंटेरोगेशन के जाल में फंसाया जाता है और फिर जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पल भर में लूट ली जाती है। ये समस्या कितनी विकराल रूप ले चुकी है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। 2025 में पूरी दुनिया को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। अमेरिका की एफबीआई ने $21 बिलियन के नुकसान की बात कही है और पिछले ही साल दुनिया भर की 63% फाइनेंशियल कंपनियों ने रैंसमवेयर अटैक्स झेले। अपने भारत की बात करें तो सर्ट इन के मुताबिक 2025 में ही लगभग 30 लाख ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं। मतलब हर रोज 8000 से ज्यादा की केसेस ऑफिशियली दर्ज हो रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी डिजिटल महामारी बन चुकी है। अब हम इन मौजूदा खतरों से किसी तरह जूझ ही रहे हैं कि तभी टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही खौफनाक छलांग लगा दी है। और इस छलांग का नाम है एंथ्रोपिक का अनरिलीज्ड एआई मॉडल माइथॉस। टेस्टिंग के दौरान जो सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। माइथॉस पूरी तरह से ऑटोनोमस है, बिना किसी इंसान के काम करता है। सोचिए, इसने ओपनबीएसडी में 27 साल पुराना ऐसा बग ढूंढ निकाला जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फायरवॉल्स को खतरे में डाल सकता है। एफएफएमपीईजी का 16 साल पुराना बग जिसे 50 लाख ऑटोमेटेड चेक्स भी नहीं पकड़ पाए थे, माइथॉस ने उसे भी ढूंढ लिया। और तो और, लिनक्स कर्नेल में कई बग्स को एक साथ जोड़कर इसने पूरी मशीन का कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लिया। जो कमजोरियां इंसानी दिमाग दशकों तक नहीं देख पाया, एआई ने उन्हें पलक झपकते खोज निकाला। इसे एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, पहले क्या होता था? किसी बड़े सिस्टम को हैक करने के लिए दुनिया के टॉप हैकर्स की टीम, महीनों की रिसर्च और करोड़ों डॉलर का बजट लगता था। लेकिन अब मैथॉस जैसी एआई हैकिंग के साथ ये काम चंद सेकंड्स में हो जाता है और खर्चा $50 से भी कम। ये पूरी हैकिंग इंडस्ट्री के अर्थशास्त्र को ही पलट कर रख रहा है। खैर, माइथोस की इन अविश्वसनीय ताकतों ने दुनिया भर के टेक जायंट्स और बड़े बड़े देशों के बीच एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक हथियारों की होड़ शुरू कर दी है। हम अभी दुनिया में एकदम एलीट डिफेंस अलायंस बनते देख रहे हैं, जैसे एंथ्रोपिक का प्रोजेक्ट ग्लासविंग, जिसमें 40 से ज्यादा पार्टनर्स हैं। उधर ओपनएआई ने डेब्रेक उतार दिया है, जो एडवांस्ड कोडेक्स फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। माइक्रोसॉफ्ट के एम- ने तो पब्लिक साइबर बेंचमार्क्स में 88.48% स्कोर करके माइथॉस को भी हरा दिया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चिंता की बात चीन का Q360 है। इसे पूरी तरह से हथियार की तरह बनाया गया है ताकि पड़ोसी देशों के फाइनेंशियल सिस्टम्स को निशाना बनाया जा सके। ये कुछ पुराने ऑपरेशन सिंदूर जैसी रणनीति लग रही है। अब ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है, इस ऑटोनॉमस डिजिटल वॉरफेयर के नए दौर में हमारा अपना देश भारत इतना ज्यादा खतरे में क्यों है? आइए इसे समझते हैं। बार्कलेज इंडिया के सीईओ प्रवीण कुमार का एक कोट इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। उन्होंने कहा है कि एआई के इस युग में बैंक टीन के शेड के नीचे काम कर रहे हैं। ये सच है। हमारा जो लेगेसी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर चल रहा है।
एक तेज और ऑटोनॉमस एआई मॉडल के सामने ये सच में एक टीन की छत जैसा ही है, जो किसी भी बड़े हमले को रोक नहीं सकता। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो 2018 के आधार डेटा ब्रीच से लेकर जहां 2 करोड़ लोगों का डेटा डार्क वेब पे पहुंच गया, फिर 2019 का एसबीआई डेटा ब्रीच, 2023 में कोविन का टेलीग्राम लीक और आईसीएमआर ब्रीच, और 2024 में तो वजीर एक्स को $30 मिलियन का फटका लगा, बीएसएनएल का 278 जीबी डेटा चोरी हुआ और स्टार हेल्थ के 3 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हो गया। ये क्रोनोलॉजी साफ बताती है कि एआई को हमारी डिजिटल पहचान क्लोन करने के लिए जिस कच्चे डेटा की जरूरत है वो सब पहले से ही डार्क वेब पे खुला पड़ा है। और इस भयानक डेटा एक्सपोजर में एक और डराने वाला फैक्ट जोड़ लीजिए। भारत में केवल 9% एंटरप्राइजेज ने अपने सेंसिटिव क्लाउड डेटा को एन्क्रिप्ट किया है। जी हां, सिर्फ 9%। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा, एक विशाल हिस्सा बिना किसी बेसिक ताले या सुरक्षा के ही छोड़ दिया गया है। इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरी स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं। देखिए, 1.4 बिलियन लोगों को एक साथ जोड़कर हमने एक बेमिसाल डिजिटल नेटवर्क तो बना लिया, लेकिन अनजाने में ही एक बहुत बड़ा और आपस में जुड़ा हुआ टारगेट भी खड़ा कर दिया है। एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स यानी एपीटीज उन आतंकवादियों की तरह हैं जिनके पास भले ही AK-47 न हो, लेकिन वो हमारे नेटवर्क में चुपचाप बैठकर सही समय का इंतजार करते हैं। इसके ऊपर 10,000 से ज्यादा कमजोर ग्रामीण सहकारी बैंक मेन ग्रिड में घुसने के लिए एकदम आसान रास्ता बन जाते हैं। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंड्स की भारी कमी के कारण हमारा टेक डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। इस गंभीर खतरे को भांपते हुए अब आखिरकार सबसे ऊंचे लेवल पर बचाव के कुछ बहुत ही बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। डिफेंस की बात करें तो एसबीआई चेयरमैन CS शेट्टी की अगुवाई में एक हाई लेवल साइबर पैनल बनाया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के बीच हुई इमरजेंसी मीटिंग्स के बाद अब रिजर्व बैंक ने सर्ट इन के साथ माइक्रो सेकेंड लेवल की रियल टाइम थ्रेट शेयरिंग को एकदम अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए सरकार का सख्त आदेश है कि सेंसिटिव सेक्टर के सभी सर्वर्स भारत की सीमाओं के अंदर ही लोकलाइज किए जाएं। और हां, भारतीय टेलीकॉम और बैंकिंग ग्रिड को सुरक्षित करने के लिए हम अब प्रोजेक्ट ग्लासविंग का एक्सेस भी मांग रहे हैं। पर देखिए, ये नेशनल डिफेंस तो जंग का सिर्फ एक हिस्सा है। एआई आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें अपनी ढाल खुद मजबूत करनी होगी। आज के समय में अपनी जानकारी बचाना एक क्रिटिकल सर्वाइवल टैक्टिक है। सबसे पहली चीज, पब्लिक डोमेन में अपनी सेंसिटिव पर्सनल जानकारी कम से कम शेयर करें। यह भी समझना होगा कि जो लोग टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं या जो हाशिए पर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए अपने डेटा को एन्क्रिप्शन टूल से लॉक करना और अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी, लोकेशन या ग्लोबल सर्चेस को छिपाने के लिए एक अच्छी VPN का इस्तेमाल करना। अब ये सब कोई लग्जरी या ऑप्शन नहीं रह गया है, ये हमारी बुनियादी जरूरत बन चुके हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। जैसे जैसे एआई सिर्फ एक हेल्पफुल असिस्टेंट की भूमिका से निकलकर एक पूरी तरह से ऑटोनोमस हथियार बनता जा रहा है, क्या हमारा समाज अपने डिजिटल सिस्टम्स को इतनी तेजी से अपग्रेड कर पाएगा कि एक संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स को रोका जा सके? तबाही मचाने की एआई की ताकत और हमारे डिजिटल डिफेंस के बीच की ये रेस शुरू हो चुकी है, और सच कहें तो समय बहुत तेजी से फिसल रहा है। इस अहम मुद्दे पर सोचने के लिए और आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।